मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने बीआरबीएल के मॉड्यूल ए के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। बेसिकली ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये मॉड्यूल ए के आपके जो 7 यूनिट्स हैं, सभी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कलेक्ट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा एक्सरसाइज बैंक के ऊपर जो कंट्रोल होता है फ्रॉम द ओपनिंग टू देयर वाइंडिंग अप। यानी दोस्तों, ये इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंक को कंट्रोल करता है ओपनिंग से लेके उनके वाइंडिंग होने तक। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, दूसरा है सेबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड सेबी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर द बैंक राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द बैंक टू द वाइंडिंग अप। तो ये क्वेश्चन आपके बुक से, मैक्मिलन बुक से बनाया गया है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि द बैंक इन इंडिया फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यानी भारत में जो बैंक है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ऑप्शन ए कर रहा है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी कर रहा है कंपनीज एंड कोऑपरेटिव, ऑप्शन सी कर रहा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन डी कर रहा है कंपनीज पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर कंपनीज। दोस्तों बताइए, भारत में जो बैंक है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो सही जवाब है, भारत में जो बैंक है वो या तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, या तो कंपनीज है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो हमारा भारत में जो बैंक है वो या तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या बैंकिंग कंपनीज है। इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ग्रीन कलर से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच इज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द बैंक। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एज पर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो हमारा जो सेक्शन 5B है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 का, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बैंकिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। ऑप्शन ए कर रहा है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन टू लोन आउट ऑफ सच डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उन सभी डिपॉजिट से लोन देना। बी कर रहा है कि डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक, यानी डिपॉजिट जो है पब्लिक से एक्सेप्टेड होता है। सी कर रहा है कि बैंक रिफ्यूज़ नहीं कर सकते डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो भी ऑफर करे। और डी कर रहा है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड इन्वेस्टिंग सच डिपॉजिट, यानी ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और इन्वेस्ट करना। तो बताइए सेक्शन 5 सब सेक्शन बी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 का है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी जो भी उसे ऑफर करेगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, एक्सेप्टेंस फॉर द प्रपोजल ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग और ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड और एंड विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट और ऑन ऑर्डर अदरवाइज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉएबल बाय चेक। इनमें से कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि चेक से विड्रॉएबल होगा। ऑप्शन ए कर रहा है कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें से कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट जो कि चेक से विड्रॉ किया जाएगा। बैंक, सेविंग बैंक स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि चेक से विड्रॉएबल होगा। तो सही जवाब है इसका, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों यहाँ साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि सेक्शन 49A जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, नो पर्सन अदर दैन बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज ऑथराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉएबल बाय चेक। यानी साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, यही लोग कर सकते हैं। बैंक कर सकती है, सेविंग बैंक स्कीम कर सकती है, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये अभी मैंने आपको बताया, इनमें से कौन जो है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अदर कंपनी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर फर्म्स दैट आर इन बिजनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी दोस्तों इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते पब्लिक से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
अदर फर्म दैट आर इन बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंक हो जो NBFC रजिस्टर्ड है RBI के साथ, और जो दूसरी कंपनी जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रेगुलेटेड है, वही एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। दोस्तों इसके अलावा देख सकते हैं और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का सेट है जो कि इस PDF में अवेलेबल है। दिस इज द PDF ऑफ यूनिट नंबर 1, जिसमें थ्योरी और MCQ कंबाइंड है। जैसे कि आपको इतना थ्योरी बता दिया गया, उसके बेसिस पे MCQ करवा दिया गया। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कवरिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर। So similarly, we have such type of PDF for all the units. If you are interested for such type of unit, feel free to WhatsApp me on number shown on the screen. I will provide you such type of PDF. So friends, let's see the next question that we have. So the next question we have is a banking company requires dash from dash to undertake banking business as per the provision of section dash of banking regulation act। बताइए दोस्तों, बैंकिंग कंपनी को क्या चाहिए, किससे चाहिए ताकि वो बैंकिंग बिजनेस कर सके, एज पर विच प्रोविजन। दोस्तों ऑप्शन को जरा देखते हैं। ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन RBI सेक्शन 23, लाइसेंस RBI सेक्शन 22, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी सेक्शन 24। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस चाहिए, किससे, तो RBI से चाहिए ताकि वो बैंकिंग बिजनेस कैरी कर सके एज पर द सेक्शन नंबर 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो प्लीज रिमेंबर, बैंकिंग कंपनी रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम RBI टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस एज पर द प्रोविजन सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to, let's see the next question. So friends, next question we have, in which of the following circumstances RBI cannot cancel the license of a banking company। इनमें से कौन से सर्कमस्टांस में RBI जो है किसी बैंकिंग कंपनीज का लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर सकते। ऑप्शन ए कर रहा है कि बैंकिंग कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, बी कर रहा है कि बैंकिंग कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डिपॉजिटर इन फुल, सी कर रहा है कि द बैंकिंग कंपनी हैज चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और डी कर रहा है कि ऑल द अबव। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से सर्कमस्टांस में RBI जो है किसी बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर सकते। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए RBI जो है लाइसेंस कैंसिल कर सकती है यदि बैंकिंग कंपनी अपने बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर पाते हैं, यानी सीज करते हैं अपने ऑपरेशन को, और तो या नहीं तो बैंकिंग कंपनी मान लीजिए कि अपने डिपॉजिटर को पे नहीं कर पाते। तो जैसे ही लाइसेंस का कैंसिलेशन होगा बैंकिंग कंपनी का, RBI यदि मान लीजिए कि लाइसेंस को कैंसिल करेगी तो बैंकिंग कंपनी एक अपील फाइल कर सकते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट ताकि वो लाइसेंस को कैंसिल करे। ठीक है, मतलब RBI ने डिसीजन लिया कि चलो इस बैंकिंग कंपनी का मैं लाइसेंस कैंसिल करता हूँ, तो वो बैंकिंग कंपनी वो कैंसिलेशन के लिए अपील कर सकती है। समझे बात को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि इफ़ द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ अ कंपनी इज कैंसिल्ड द अपील कैन बी मेड टू हुम विद इन हाउ मच डे फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन द लाइसेंस। बताइए कि यदि मान लीजिए कि किसी कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया तो अपील किसे करेगी और कितने दिनों में करेगी। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है। ऑप्शन है हाई कोर्ट 30 डेज, सुप्रीम कोर्ट 30 डेज, सेंट्रल गवर्नमेंट 30 डेज, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज। दोस्तों सही जवाब है इसका कि एक बैंकिंग कंपनी अपील कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो किसे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी। कितने दिनों में करेगी, 30 दिन में करेगी। तो जिस दिन से रिजेक्शन का ऑर्डर आया उसके 30 दिन में इसे अपील करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए किसी बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि इट कैन कैरी द बैंकिंग बिजनेस विद स्पेशल परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये बैंकिंग बिजनेस कैरी आउट कर सकती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल परमिशन से। बी कर रहा है कि ये कैरी कर सकती है बिजनेस एज अ मनी लेंडर, यानी मनी लेंडर के रूप में ये बिजनेस कैरी कर सकती है। सी कर रहा है कि इट कैन कैरी द बैंकिंग बिजनेस इन वन स्टेट विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और डी कर रहा है कि इट कैन कैरी द बैंकिंग बिजनेस फॉर नॉट मोर देन 5 ईयर देयर आफ्टर। यानी दोस्तों यदि मान लीजिए बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रिजेक्ट हो गया तो वो क्या कर सकती है। तो दोस्तों सही जवाब है कि बैंक जो है बैंकिंग बिजनेस कैरी नहीं कर सकती, लेकिन ये बिजनेस कैरी कर सकती है मनी लेंडर के रूप में या दूसरे बिजनेस कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि बैंक को अपना ब्रांच शिफ्ट करना है किस एरिया में, तो उसको RBI से परमिशन चाहिए सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन कर रहा है सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज। तो बैंक को यदि अपना ब्रांच शिफ्ट करना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यदि बैंक ब्रांच का शिफ्टिंग हो रहा है आउटसाइड द सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज, तो इसमें आपको RBI की परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सही जवाब है इसका सेम डिस्ट्रिक्ट। ध्यान दीजिएगा, सेम सिटी हो, सेम टाउन हो, सेम विलेज हो, वहाँ पे शिफ्टिंग के लिए RBI की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन यदि सेम डिस्ट्रिक्ट से बाहर शिफ्ट होना है तो वहाँ पे RBI की परमिशन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द फॉरेन बैंक हैव टू डिपॉजिट हाउ मच % अराइजिंग आउट ऑफ देयर बिजनेस इन इंडिया विद RBI। यानी दोस्तों सेक्शन 11 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, इसके अनुसार फॉरेन बैंक को कितना डिपॉजिट करना है, कितना % अपने डिपॉजिट करना है RBI के पास। ऑप्शन नहीं कर रहा है 10%, बी कर रहा है 20%, सी कर रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट
फॉर ईच ईयर, और डी करा है 20% ऑफ दियर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 20% ऑफ दियर प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। सिमिलरली दोस्तों वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस particular unit which is arranged in the form of PDF. If you need such type of PDF, feel free to WhatsApp me on this number shown on the screen. I will provide you such PDF. So friends, now let's see the next question that we have. So अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर सेक्शन 21 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई इशू डायरेक्शन टू बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो सेक्शन 21 में जो आरबीआई डायरेक्शन इशू करती है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? पहला है लोन एडवांस, दूसरा है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, तीसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, चौथा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए कि सेक्शन 21 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसके अंदर आरबीआई डायरेक्शन इशू करती है बैंक को इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन इन एडवांस रिलेटिंग टू मार्जिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डायरेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई जो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को रेगुलेट करती है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है डिपॉजिट बाय बैंक, ठीक है। ये किस सेक्शन के अंतर्गत है बताइए? जो एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट का जो रेगुलेशन है वो किस सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ द आरबीआई एक्ट, सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि जो सेक्शन 35A है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, इसके अंतर्गत आरबीआई जो है बहुत सारा डायरेक्शन इशू करती है पब्लिक इंटरेस्ट में बैंकों को। ये जो गाइडलाइंस है इसके अंदर डिपॉजिट का गाइडलाइन, कस्टमर सर्विस का गाइडलाइन, केवाईसी का गाइडलाइन, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. So the next question is if the transaction of a bank with a borrower that violates the RBI guideline. मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन है बैंक का बोरोवर के साथ जो कि आरबीआई के गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो वायलेशन है वो इनवैलिडेट कर देगा ट्रांजेक्शन को। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि बैंक लायबल होगा प्रोसिक्यूशन के लिए आरबीआई के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है कि ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर भी। याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, खासकर एक केस था दोस्तों BOI फाइनेंस लिमिटेड और कस्टडियन, इसके बीच में जो केस का जजमेंट आया उसके अनुसार ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि आरबीआई के गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है उसे इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, लेकिन आरबीआई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकती है उस पार्टिकुलर बैंक का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई? यानी आरबीआई जो भी डायरेक्शन इशू करती है इसका इफेक्ट का नेचर क्या होगा? सो ऑप्शन है कि इफेक्ट इज ओनली प्रोस्पेक्टिव, बी है इफेक्ट इज ओनली रेट्रोस्पेक्टिव, सी है द डायरेक्शन डू नॉट अफेक्ट द लीगल राइट ऑफ बैंक, और डी है ऑल ऑफ द अबव, ई है नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव। यानी दोस्तों जो भी डायरेक्शन आरबीआई इशू करती है वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, और ये डायरेक्शन बैंक के लीगल राइट को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है डायरेक्शन इशू करती है बैंक को लोन ऑन एडवांस पे। पहला ऑप्शन कर रहा है कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, दूसरा ऑप्शन कर रहा है बोरोवर के इंटरेस्ट में, तीसरा ऑप्शन कर रहा है पब्लिक के इंटरेस्ट में, चौथा ऑप्शन कर रहा है बोरोवर, गवर्नमेंट, पब्लिक और बैंक के इंटरेस्ट में। सही जवाब है दोस्तों कि आरबीआई डायरेक्शन तो इशू करती है बैंक को लोन ऑन एडवांस में, लेकिन किसके इंटरेस्ट में दोस्तों? पब्लिक के इंटरेस्ट में। तो आरबीआई डायरेक्शन इशू करती है लोन ऑन एडवांस के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा पर्पज है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के इशू होने का आरबीआई का, वो क्या है? वो है रेगुलेट करना क्रेडिट का अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू। ऑप्शन ए बोरोवर का प्रायोरिटी, ऑप्शन बी आरबीआई का प्रायोरिटी, ऑप्शन सी जो भी रिस्क इन्वॉल्व है लोन ट्रांजैक्शन में, और ऑप्शन डी नेशनल प्रायोरिटी। दोस्तों जो हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डायरेक्टिव है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, इसका मेन पर्पज ये है कि हम क्रेडिट जो है एसेंशियल सेक्टर को प्रोवाइड करवाएं, हमारे इकोनॉमी में, हमारे अर्थव्यवस्था में जो एसेंशियल सेक्टर है उनको क्रेडिट मिल जाए अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। सो फ्रेंड्स सिमिलरली वी हैव लॉट मेनी MCQs फ्रॉम दिस particular unit you can see. So if you want to such type of MCQs for practice, feel free to WhatsApp me on this number. I will provide you such MCQs. Now let's see the next question that we have. So friends, the next question is the banking companies are required to prepare profit and loss account and balance sheet as in the. So option A is close of the calendar year, option B is close of the financial year, option C is close of the national year, option D is last reporting Friday of March every year. So friends see, बैंकिंग कंपनीज को क्या करना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है मार्च के लास्ट डेट में, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसके पास पावर है कि वो डे को चेंज कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के प्रिपरेशन का डे को? दोस्तों सही जवाब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से डे को चेंज कर सकते हैं। ये 1992 में चेंज हुआ था, दिसंबर 31 से मार्च 31।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैंकिंग कंपनी का, वो उसको ऑडिट कौन करता है। तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन को देखते हैं। चार्टर्ड सेक्रेटरी, एनी पर्सन क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ टू बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो बैंक बैलेंस शीट है उसको ऑडिट करने के लिए कोई भी पर्सन होते हैं जो कि किसी लॉ के अंदर क्वालिफाइड है ऑडिटर के लिए कंपनी का, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा के रूप में ऑडिट अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बैंकिंग कंपनी को सबमिट करना पड़ता है कितना कॉपी बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, किसे, आरबीआई के एडिशन में। तो 3 कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, 2 कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, 2 कॉपी सेबी को, 3 कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बताइए दोस्तों बैंकिंग कंपनी को कितना कॉपी सबमिट करना है। याद रखिएगा कि 3 कॉपी सबमिट करना होता है किसे, आरओसी को। आरओसी कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आरबीआई जब भी इंस्पेक्शन ऑफ बैंक का इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट का जो कॉपी है, ऑप्शन ए कर रहा है कि वो बैंक को दे दिया जाएगा, ऑप्शन बी कर रहा है कि बैंक को दे दिया जाता है बैंक के रिक्वेस्ट में, ऑप्शन सी कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में बैंक को दिया जाता है, ऑप्शन डी कर रहा है कि बैंक को नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो दोस्तों बताइए क्या सही जवाब है इसका। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट का कॉपी है वो आरबीआई जो है बैंक को दे देती है बिना बैंक के रिक्वेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये बैंक को देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट किया है। दोस्तों सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीरियस फ्रॉड ऑफिसर ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो आरबीआई ये इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, आरबीआई। दोस्तों इसी प्रकार से वी हैव 100+ MCQs फ्रॉम दिस यूनिट। दोस्तों दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इट। इफ यू वांट टू रियली सक्सीड इन BRBL, जस्ट गो थ्रू these MCQs multiple times. I suggest you that if you go through this multiple times, this is a tried and tested method. I have implemented the same technique during my preparation also, and I have succeeded. So similarly, I am just giving you a suggestion that if you go through such MCQs multiple times, at least twice, no need to read any theory, go through just go through these MCQs. There are almost 50+ units, right? You know, in BRBL there are 50+ units, like in 17 A B C D E are there. So if you count the number of units, they are 50+. So 50+ units, and in each unit I have more than 50+ MCQ. So overall there are 2500 to 3000 MCQ. If you just go through these MCQs in the rest 3 days, okay, I assure you that you will guaranteed success, you will get guaranteed success, because question will be asked similar to this question. So the key to success is repetition. The number of time you repeat this MCQ, the more the chance of your success, right? So let's continue. So friends, now let's see the next question that we have. The next question is related to SBI. The State Bank of India is dash constituted under the State Bank of India Act. Option A banking companies, option B buddy corporate, option C society, option D financial institution. So option number B is correct. Basically it is a buddy corporate. Now which of the following is or false? A state bank can make a statutory regulation for carrying out the purpose of State Bank of India Act. The central government is not authorized to give any direction to a state bank in any matter of policy involving public interest. The provision of section 42 of the Reserve Bank of India Act relating to cash reserve apply to state bank. The state bank has to transmit to central government and reserve bank within 3 months of the date of annual closing of account the particulars of a shareholder as in that account. So friends, correct answer to this question is option number 3, that is 2 and 4. That is central government not authorized to give any direction to the state bank in matter of policy involving public interest, and the state government has to transmit to central government and reserve bank within 3 months of the date of annual closing of account. These two are false statement. Next question that we have is cooperative bank have to prepare their balance sheet and profit and loss account in the form set out in the third schedule 2. यानी कोऑपरेटिव बैंक को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है जो भी फॉर्म थर्ड शेड्यूल में सेटअप किया गया है। किसे प्रिपेयर करना है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब होता है? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑल द अबव। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है ऑल द अबव, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एलईबी इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ज्योग्राफिकल कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट। तो जो हमारा एलईबी यानी लोकल एरिया बैंक का जो ऑपरेशन होता है उसका एरिया कितने डिस्ट्रिक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड है? 4, 2, 6, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया किस एक्ट के अंतर्गत? ऑप्शन ए करा है कि बडी कॉर्पोरेट अंडर एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनी अंडर एसबीआई एक्ट, सोसाइटी अंडर एसबीआई एक्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक। दोस्तों एसबीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया बडी कॉर्पोरेट अंडर एसबीआई एक्ट 1955, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
So the next question that we have, what is an NBFC? Tell me, what is an NBFC? It is a non-profit organization. It is a company engaged in agriculture activity. It is a company engaged in loan and advance. It is a government agency. Obviously, this is a company engaged in loan and advance. So which acts regulate NBFC? Companies Act 1956, Banking Regulation Act 1949, Security Exchange Board of India Act 1992, Reserve Bank of India Act 1934. So correct answer is option number E, that is Companies Act 1956 regulated. Next question that we have, what kind of securities can an NBFC acquire? Security issued by government only, security issued by local authority only, security issued by other marketable entity only, all of the above. Correct answer is option number D, all of the above. Next question that we have, which is not considered the principal business of an NBFC? Agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of goods, and providing any services, sale, purchase, construction of immovable property. Correct answer to this question is ABCD. So ABCD, that is agriculture activity, industrial activity, purchase and sale of goods, and providing any service, these are not considered the principal business of an NBFC. Next question that we have, which department of RBI is responsible for regulating and supervising NBFC? A is DBS, that is Department of Banking Supervision. B is DNBS, that is Department of Non-Banking Supervision. C is DEBR, that is Department of Economic and Policy Research. D is Department of Currency Management. So आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा RBI का डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है NBFC को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, DNBS, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 3 एरिया है फोकस का रेगुलेशन एंड सुपरवाइजिंग अकॉर्डिंग टू द DNBS? तो DNBS के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा 3 एरिया है फोकस और रेगुलेशन का? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्यूनिटिव एक्शन है जो कि RBI इंपावर है कि वो ले? दोस्तों, इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, fines for non-compliance, revocation of license, all of the above. So obviously all of the above is the correct answer. Similarly, we have 150 plus MCQs from this NBFC unit. You can see, you can go through all of them through the PDF. So friends, next question that we have, what is the main objective of the Narasimhan Committee? First, to examine all aspects related to structure, organization, function and procedure of the financial system, to focus on banking sector reform in India, to develop a new taxation system in India, to analyze the impact of globalization on Indian financial system. Option number A is correct. Which of the following was not a challenge faced by the banking sector prior to the reforms? Administered interest rate, extensive regulation, strong banking structure, weak risk management system. यानी इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं था जो कि बैंकिंग सेक्टर फेस की थी रिफॉर्म से पहले? दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्ट्रक्चर. नरसिम्हन कमेटी 2 जो कि 1999 में आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला कह रहा है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, प्रोसीड्यूर से रिलेटेड, नहीं, ये गलत है. ये हमारा नरसिम्हन कमेटी 1 का ऑब्जेक्टिव था. बी कर रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म में फोकस करना, ये सही है. एक टैक्सेशन सिस्टम बनाना, ये भी गलत है. दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कमेटी को कहा जाता है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम? नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उर्जित पटेल कमेटी. सही जवाब है दोस्तों इसका नरसिम्हन कमेटी 1. नरसिम्हन कमेटी 1 को कहा जाता है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेन फोकस था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का इंडिया में जो कि नरसिम्हन कमेटी 2 ने सजेस्ट किया था? तो बताइए, ऑप्शन को जरा देखते हैं. कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, और नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक. दोस्तों, नरसिम्हन कमेटी को क्यों सेटअप किया गया था? तो ताकि एग्जामिन कर सके सारे एस्पेक्ट को, ताकि प्रोवाइड कर सके इंटरेस्ट सब्सिडीज़ को, ताकि SLR CRR को रिकमेंड कर सकें, ताकि ओवरलुक कर सकें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. दोस्तों, ये था मॉड्यूल ए का कुछ क्वेश्चंस. इसी प्रकार से दोस्तों मैं ट्राई करूंगा आपके लिए मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ई सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का. दोस्तों, आपसे मैं सजेशन देना चाहूँगा कि अभी आप केवल MCQs प्रैक्टिस कीजिए. BRBL के लिए कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, जितना चीज़ करना है MCQ से करना है. मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अचीव. सो वी हैव 100+ MCQs फ्रॉम ईच यूनिट. टेक एडवांटेज ऑफ इट. इफ यू आर नीड ऑफ MCQs, क्वेश्चन बैंक, प्लीज फ्री WhatsApp your number shown on the screen. Thank you.